नमस्कार, मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की जलवायु के बारे में। एशिया की जलवायु को समझने से पहले हम दो चीज़ों को जानेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मौसम, यानी मौसम से क्या तात्पर्य है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। अब इन वायुमंडलीय दशाओं के निर्माण में कुछ सहायक तत्व होते हैं। वो तत्व कौन से हैं? जैसे कि किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ वायुदाब किस प्रकार का है, वहाँ पवनों की दिशा वेग क्या है, आर्द्रता कैसी है, कम है या ज़्यादा है, आकाश में मेघावरण की स्थिति क्या है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जलवायु से तात्पर्य है किसी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। लंबी अवधि से तात्पर्य है यहाँ अगर किसी स्थान विशेष के जलवायु का अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ पर सामान्यतः 30 वर्ष के लंबे समय या 30 वर्ष की अवधि में हम ये देखते हैं कि वहाँ मौसमी दशाओं का योग क्या रहा है, और 19 के आधार पर हम वहाँ की जलवायु का पता लगा सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि जलवायु कुछ कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो वो कौन कौन से कारक हैं? जैसे कि किसी स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति, उस स्थान विशेष का उच्चावच, वहाँ की महाद्वीपीय एवं सागरीय स्थिति, ये सभी कारक किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं एशिया की जलवायु के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया एक विशाल महाद्वीप है, तो इस कारण यहाँ जलवायु संबंधी विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में यहाँ किस प्रकार की दशाएं देखने को मिलती है, उनका अध्ययन हम इस प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। उसमें भी हम सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर को, यानी ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में तापमान की क्या स्थिति है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एशिया, जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, और इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में हमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर मध्य एशिया एवं दक्षिणी एशिया की बात करें तो यहाँ उत्तरी एशिया की अपेक्षाकृत अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम वायु की दिशाओं की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया में उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जिस कारण हवाएं उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती है, अर्थात हवाएं जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलने लगती है। वहीं बात करें हम ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में वर्षा की स्थिति की, तो जैसा कि अभी हमने कहा कि हवाएं यहाँ जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चल रही है। इस कारण ये हवाएं अपने साथ नमी धारण करके लाती है और महाद्वीपीय भाग में वर्षा करती है। इन हवाओं को मानसूनी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है, और इन हवाओं से जो वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हुआ है म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देश। अब इसके बाद हम बात करेंगे शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप की क्या दशाएं रहेगी। शीत ऋतु में अगर एशिया महाद्वीप में हम टेम्परेचर की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप में टेम्परेचर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण एशिया महाद्वीप में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण तापमान कम प्राप्त होता है। वहीं बात करें हम वायुदाब एवं वायु की दिशाओं की, तो कम तापमान के कारण यहाँ उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। एवं वायु की दिशाओं की बात करें तो वायु यहाँ से स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलने लगती है। इस ऋतु में मध्य एशिया में हमें उच्च वायुदाब के केंद्र देखने को मिलते हैं, जहाँ वायुदाब 1036 MB तक भी पाया जाता है। वहीं बात करें हम वर्षा इस ऋतु में वर्षा की, तो शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप में वर्षा कम ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हवाएं स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती है, जिस कारण वे शुष्क होती है, ठंडी होती है। परंतु जब ये हवाएं किसी जलीय भाग से होकर गुजरती है तो ये अपने साथ नमी धारण कर लेती है, जिस कारण ये अगर किसी तटीय क्षेत्र या स्थलीय भाग में प्रवेश करती है तो उन क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो इस प्रकार से शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र एशिया महाद्वीप में कौन कौन से? वो हैं
भारत का, जैसे कि भारत का तमिलनाडु का तट, हिंद चीन तट, जापान तट और दक्षिणी चीन के तट, इन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे एशिया की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण यहाँ पे जलवायु संबंधी विविधताएं को देखने को मिलती है। इन विविधताओं के कारण हमने एशिया महाद्वीप को निम्न जलवायु विभागों में बांटा है। सबसे पहले हम लेंगे जो विभाग कौन कौन से, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेश, तीसरा है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चौथा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, पांचवा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, छठा है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, सातवां है तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, आठवां है मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, नौवां है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, 10वां है अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश, 11वां है प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश, 12वां है टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश और लास्ट 13वां है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब हम इनको एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश को। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जलवायु प्रदेश हमें भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेगा। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में जो भाग आते हैं वह जैसे श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के भाग इसमें आएंगे। इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्ष भर उच्च तापमान होता है, वर्षा भी अधिक होती है। वहीं औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और अगर औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में। यह जलवायु प्रदेश हमें भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, फिलीपाइन आदि देशों में देखने को मिलेगा। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ गर्मी में तापमान बहुत अधिक होता है, वह वार्षिक एवं दैनिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जल से स्थलीय भाग की ओर चलने के कारण इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा एवं वितरण अनिश्चित होता है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी चीन तट, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, असम की पहाड़ियों में इस ग्रीष्म ऋतु में औसत वर्षा 500 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और यहाँ पर पतझड़ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चीन तुल्य जलवायु की। इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान द्वीप समूह है, और यह भाग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। गर्मियों में यहाँ पर्याप्त गर्मी होती है, वह सर्दियों में कठोर सर्दी इस जलवायु की मुख्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मानसून हवाओं से कुछ वर्षा होती है, और वो इन ग्रीष्म ऋतु में आप कुछ उष्ण चक्रवात भी आते हैं, उनको चीन में टाइफून नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार की जलवायु हमें एशिया के मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलेगी। इस प्रकार की जलवायु एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, सऊदी अरब, थार के मरुस्थलीय भागों, सीरिया व पश्चिमी इराक जैसे देशों में देखने को मिलती है, और इसकी विशेषता है कि यहाँ उच्च तापमान एवं शुष्कता प्रमुख देखने को मिलती है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहीं शीत ऋतु में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ धूल भरी आंधियाँ भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु की। नेक्स्ट है इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को जो एरिया आता है इस जलवायु प्रदेश में, वो है भूमध्य सागर के आसपास वाले देश, जिनमें है तुर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल आदि देश। इस जलवायु को रोम सागरीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। रोम सागर से इसलिए क्योंकि भूमध्य सागर को रोम सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा न होकर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है,
और इसके विशेषता एक और यह है कि यहाँ पर खट्टे फलों की खेती अधिक देखने को मिलती है, जिनमें है कि जैसे अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू आदि। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ईरान तुल्य जलवायु के बारे में। ईरान तुल्य जलवायु इस प्रकार की जलवायु ईरान, पूर्वी इराक, अफगानिस्तान में पाई जाती है। और इस जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान व शीत ऋतु में कठोर सर्दी देखने को मिलती है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, वहीं सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। और रात्रि में ओस व कोहरा भी इस जलवायु की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसके बाद हम बात करेंगे तुरान तुल्य जलवायु की। तो इस प्रकार की जलवायु हमें एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है। समुद्र से दूरी होने के कारण इस भाग पर सागरीय प्रभाव नगण्य है, अतः यह पूर्णतः महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर तीव्र गर्मी एवं कठोर सर्दी ये और कम वर्षा यहाँ की विशेषता है। और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर की बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहीं शीत ऋतु में तापमान हिमांक के नीचे भी चला जाता है। औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो यह जलवायु प्रदेश हमें उत्तरी मंचूरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी कोरिया, सखालिन द्वीपों में देखने को मिलता है। और इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ साधारण गर्मी मिलती है और अर्थात कठोर शीत ऋतु देखने को मिलती है। वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। और यहाँ पर शीत ऋतु में जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, उनके कारण यहाँ का तापमान गिर जाता है, अर्थात तापमान कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश हमें तिब्बत व पामीर के पठारी भागों में देखने को मिलते हैं। और यह दोनों पठार, जैसा कि आप सभी को पता है, ये दोनों पठार समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे हैं और इनके चारों तरफ हमें पर्वत देखने को मिलेंगे, यानी ये दोनों प्रदेश चारों ओर से पर्वतीय भागों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल लघु होता है व शीतकाल लंबा होता है। और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलेगा, वहीं शीतकाल में तापमान हिमांक तक चला जाता है। और वहीं वर्षा की बात करें तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो यह जलवायु प्रदेश एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में अल्टाई पर्वतमाला के निकटवर्ती भागों में मिलता है। और इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ पर सामान्य लघु ग्रीष्मकाल होता है, वहीं लंबा व कठोर शीतकाल होता है, यानी ग्रीष्मकाल की अवधि कम होती है व शीतकाल की अवधि लंबी होती है। वहीं अगर ग्रीष्मकाल में तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वह शीत ऋतु में तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ का जमाव हो जाता है। और वर्षा की बात करें तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो इस एशिया महाद्वीप में इस प्रकार का जलवायु प्रदेश हमें पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया के घास के मैदानों में देखने को मिलता है। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ साधारण गर्मी व कठोर शीत ऋतु होती है, यानी ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलता है, वहीं शीतकाल में तापमान कभी कभी -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वहीं वर्षा की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे टैंगा तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो इस प्रकार का जलवायु प्रदेश एशिया के साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल कम अवधि का और शीतकाल लंबी अवधि का होता है, अर्थात ग्रीष्मकाल की अवधि सामान्यतः 3 माह एवं शीतकाल की 9 माह की अवधि होती है। और ग्रीष्मकाल में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहीं शीतकाल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। यहाँ पर कोणधारी वन देखने को मिलते हैं।
और लास्ट हम बात करेंगे टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश की। इस प्रकार का जलवायु प्रदेश एशिया महाद्वीप में आर्कटिक महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की निकटता के कारण यहाँ बर्फ़ का जमाव अधिक देखने को मिलता है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में एशिया महाद्वीप एशिया की जलवायु का अगर सामान्य वर्गीकरण हम मैप में देखें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेते हैं विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश के एरिया को, तो वो इधर है जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र जैसे इंडोनेशिया, जावा, फिलीपाइंस वाले जो द्वीप समूह है उनके आसपास वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश को, तो वो हमें मिलेगा भारत, चीन, पाकिस्तान वाले एरिया में, इधर म्यांमार वाले में। तीसरे नंबर पे लेते हैं हम शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो इसमें आएगा हमें पश्चिमी एशिया वाला जो अरब वाला है मरुस्थलीय प्रदेशों में। चौथे नंबर पे हम लेते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, तो वो आ जाएगा भूमध्य के सागर के आसपास जैसे टर्की, इजराइल, जॉर्डन वाले एरिया में। नेक्स्ट पाँचवें नंबर पे हम लेंगे तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, वो एरिया आएगा हमारे इस वाले भाग में, ईरान के आसपास वाले। उसके बाद हम लेते हैं तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, ये जस्ट ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के ऊपरी यानी उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को, तो ये हमें मिलेगा दक्षिणी पूर्वी चीन के क्षेत्रों में। और उसके बाद हम लेते हैं पर्वतीय शीत ऋतु जलवायु प्रदेश में, तो ये हमें मानसूनी जलवायु प्रदेश के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लेते हैं अल्ताई तुल्य जलवायु प्रदेश को, तो ये हमें पर्वतीय शीत जलवायु प्रदेश के ऊपरी भाग में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लेते हैं मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, ये हमें चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लेते हैं प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश, ये तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश के उत्तरी भाग में है। और इसके प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश के उत्तरी भाग में हम बात करें तो टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश होगा। और टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश के उत्तरी भाग यानी आर्कटिक प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में हमें टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये था एशिया की जलवायु के प्रदेश से संबंधित मैप। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।